नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है थर्मामीटर दिल्ली वाला। अब ये अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, कुछ थर्मामीटर पब्लिक को लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट कर रहे हैं, और कई बार थर्मामीटर नेताओं को भी लगा रहे हैं। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़रूरी है और कई जगह पे सेनापति को भी थर्मामीटर लगा रहे हैं। अब मैं कई बार ये कहता हूँ कि मेरा वाला ये कार्यक्रम देखना ज़रूरी नहीं है, अगर दिल कमज़ोर हो तो बतेरे कार्यक्रम है यूट्यूब पर इधर उधर चलते हैं, वो वाला देख लीजिए। बीपी बढ़ने का, घटने का खतरा बना रहता है इस कार्यक्रम में। अब मेरे पास नीम के पत्ते और करेले का जूस सिर्फ यही होता है अपने मेहमानों के लिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी भी है। बीपी ना बढ़े, शुगर कंट्रोल में रहे, हार्ट बीट ठीक रहे। वैसे भी चुनाव का वक्त है तो दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होती रहती। आज हम जिनको थर्मामीटर लगा रहे हैं वो कुछ खास हैं। खास इसलिए है कि कुछ महीने पहले तक, जब आपको पता है कि जब मैं जाता हूँ इंटरव्यू करने तो खूब पढ़ाई पढ़ के जाता हूँ, वीडियो लाइब्रेरी में खूब देखता हूँ। कुछ महीनों पहले तक वो कह रही थी कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं है, वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। अब वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। अब आपको पता है, एक तरफ खट्टर साहब हैं, दूसरे तरफ हुड्डा साहब हैं। दोनों के टेन्योर को अगर देखिएगा तो बहुत सिमिलैरिटीज़ आपको मिलेंगी। अब खट्टर साहब अपने आप में एक पार्टी हो गए हैं आजकल। दिल्ली की सल्तनत में जलवा हो गया, और ये पुष्ट तब हो गया जब कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर हुई। हालांकि अभी भी ये कार्यक्रम जब ऑन एयर होगा तब तक पता नहीं, शायद गुड़गांव डिक्लेयर हो जाए। लेकिन अब जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तकरीबन 11:30 बज रहा है, 27 तारीख है, तो अब तक गुड़गांव का पेच फंसा हुआ है। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें कैप्टन अजय यादव राहुल गांधी को मंच पे कोई पर्ची दे रहे हैं और राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं, फिर थम्स अप दिखा रहे हैं। कैप्टन साहब से मैंने पूछा था कि ये कौन सी मोहब्बत है जो सरेआम मंच पर आप राहुल गांधी से जाहिर कर रहे थे। वो तो हम लोग कॉलेज के ज़माने में पर्ची लिख के दिया करते थे इधर उधर, तब तो मोबाइल भी नहीं होता था। बहरहाल आज थर्मामीटर लगा रहे हैं कुमारी शैलजा जी को। कांग्रेस की कैंडिडेट डिक्लेयर हुई हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ी पहचान फिलहाल अभी यही है, हालांकि उनके और भी बहुत सारी पहचान है, लेकिन सिरसा से कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद शशि जी। तो एक लड़ाई जीत ली आप या हार गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब सिरसा से कांग्रेस का टिकट मिल गया, अब इसे मैं जीत मानूं या हार मानूं। जब मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा था तो कुछ पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, तो मैं कुछ दिन पहले के वीडियोस देख रहा था जिसमें आप कह रही थी कि मैं लोकसभा नहीं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ, और मतलब ये आपका ही कोट है, वीडियो पे वाइट है। तो आपको सिरसा से टिकट मिला, तो इसको मैं इस पर खुशी मनाऊँ, मैं मातम मनाऊँ मैं क्या करूँ? ऐसा है शशि जी, आपका अपना ही एक अंदाज़ है और खट्टी मीठी बोलते हैं आप। कोई आपका ना तो बुरा मान सकता है। असलियत मैं आपको बताना चाहूँगी। असलियत ये है कि मेरा लोगों के प्यार के कारण, पार्टी ने जो मुझे इतना आशीर्वाद दिया, अनुभव रहा है। और इस बार मैंने कहा कि मेरी इच्छा है कि विधानसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन लोकसभा चुनाव क्योंकि पहले है तो हाईकमांड का जो आदेश होगा वो हम मानेंगे। ये मैंने हमेशा ये बात कही। और लोकसभा चुनाव आया तो मुझे आदेश हुआ हाईकमांड का कि चुनाव लड़ना है। और जैसे पार्टी अपने इंटरनल सर्वे भी कराती है, सब कुछ होता है। दोनों जगह से, अम्बाला से भी और सिरसा से भी मेरा नाम शायद आया। तो हाईकमांड ने कई पहलू देखते हुए मुझे आदेश किया कि मैं सिरसा से चुनाव लड़ूं।
तो मुझे तो हर तरफ लोगों का प्यार मिला है, अम्बाला के लोगों का भी, सिरसा के लोगों का भी। पार्टी का आदेश हुआ, लोगों की पुकार हुई, तो सिरसा में चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो मतलब खुशी खुशी ही। बिल्कुल खुशी बिल्कुल, खुशी, सब हैं? कुछ खुशी खुशी। हाँ, नहीं कोई नहीं, तो ऐसा थोड़ी है कि आप लोकसभा लड़ रही हैं तो विधानसभा नहीं लड़ सकती हो। जब ये हुड्डा साहब भले ना चाहें कि आप विधानसभा ना लड़ें, क्योंकि एक चैलेंजर क्रिएट हो जाएंगी आप, है ना, मतलब तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि दुश्मन कोई ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान और कोलंबो और चाइना में हो। कई बार दुश्मन घर के अंदर ही होता है, स्लीपर सेल कहते हैं, है ना। कुछ स्लीपर सेल तो जागृत अवस्था में भी रहते हैं। तो ये आपकी पार्टी में जो मेरे गुप्तचर हैं, है ना, बड़ा मतलब इतने में तो G20 सम्मेलन में भी इतनी बैठ के नहीं हुई जितनी आपकी पार्टी में टिकट फाइनल करने में हो गई। ये मतलब अच्छा कैंडिडेट चुनने के लिए था, या उस मीटिंग में बैठ करके एक दूसरे का सर ना फूट जाए नेताओं का, वो बचाने की कसरत थी? मतलब ये अच्छा कैंडिडेट सेलेक्ट करना था, या ऐसा है। अब आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा ना, हूँ? आपकी बात तो सब समझते हैं। जी। ऐसा है कि पार्टी में हमारे एक सिस्टम है, प्रक्रिया होती है। मैं खुद अध्यक्ष रही हूँ कई स्क्रीनिंग कमेटीज़ की, कई राज्यों में काम किया है, बतौर इंचार्ज भी और स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन के रूप में भी। तो ये प्रक्रिया ऐसी है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करें, उनसे उनके विचार लें, लोगों से बात करके देखें कि कहाँ पर क्या हम बेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें जितनी भी मीटिंग की जाए, वो मैं नहीं समझती कि ज़्यादा मीटिंग हरियाणा में, बल्कि मैं तो कहूँगी कि इतनी ज़्यादा मीटिंग नहीं हुई। अगर आप अगर इतनी मीटिंग आपको ज्यादा नहीं लग रही नहीं है, तो है, हम लोगों नहीं को तो है, बहुत ज्यादा लग रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब हम लोग के बीच में तो चर्चा हरियाणा में ये थी कि 25 मई 2024 तक कांग्रेस की लिस्ट आएगी भी कि नहीं आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि 26, 27, 28 हो जाए। ये बात ठीक है, लेकिन हमारी थोड़ा लेट शुरू हुई, इसलिए शायद आपको लगा। और पर ऐसी बात नहीं है, सबसे विचार विमर्श किया गया, सीईसी बैठी, और उसके बाद कुछ समय ज़रूर लगा लिस्ट निकालने में, जो भी कारण होते हैं पार्टी के अंदर, लेकिन अब तकरीबन लिस्ट तो आप निकल कारण गई। बताएं ना बताएं, हरियाणा की पब्लिक इतनी होशियार तो है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ना भी बताएंगे तो लोग समझते हैं। ऐसा है, हरियाणा में हर घर में, हर गांव में, हर चौपाल पे, और जहाँ भी लोग आपको दिखेंगे, खेल के ग्राउंड में या बुज़ुर्ग बैठे मिलेंगे, हुक्के पे बैठे होंगे, ताश खेल रहे होंगे, हर जगह राजनीति डिस्कस की जाती है। ये जो टिकट डिक्लेयर हुए, है ना, तो जब मेरी बात होती रही बहुत सारे लोगों से, तो ये कहा जाता रहा कि शैलजा जी के ऊपर निर्भर करता है, वो चॉइस है अम्बाला लड़े या सिरसा लड़े। बाद बाकी जो सीटें डिक्लेयर हुई, अभी भी गुड़गांव फंसा हुआ है जब हम बात कर रहे हैं, हो सकता है जब ये टेलीकास्ट हो रहा हो एपिसोड तब तक शायद हो जाए। हालांकि ये बोल बोल करके मैंने कि कांग्रेस की लिस्ट अभी कर रहा हूँ, शायद टेलीकास्ट होते होते हो जाए, लेकिन मेरे कई सारे इंटरव्यूज़ निकल गए, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट आई नहीं। खट्टर साहब का कर लिया, सीएम साहब का कर लिया, वो सब में मुझे ये बोलना पड़ा कि हो सकता है अभी कर रहा हूँ शाम में आ जाए, लेकिन वो टेलीकास्ट होते होते तक आई नहीं। बहरहाल लोग कह रहे हैं कि जो लिस्ट आई उसमें हुडा इज किंग वाला भाव एक आ गया, कि जो हुडा साहब ने चाहा वैसे ही टिकटें मिली, एक सिर्फ शैलजा जी को छोड़ करके। मैं नहीं समझती इसको हमें इस नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि एमपी के मामले में, लोकसभा के मामले में ज़्यादातर वो होता है जो हाईकमांड देखती है, कई पहलू देखती है। मैंने पहले भी कहा, कई पहलू देखते हैं और अपने सर्वे कराते हैं, इंटरनल सर्वे होते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो कई चीज़ें देखी जाती हैं, कई तरह से बैलेंसिंग भी की जाती है। और बैलेंसिंग का मतलब है जाति की बैलेंसिंग, समुदाय की बैलेंसिंग, प्रयास होता है इन चीज़ों का, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये फैसले लिए जाते हैं। तो और जो भी कोई
कैंडिडेट होता है वो हाईकमांड का कैंडिडेट होता है। वो तो ठीक है कि मतलब सबके नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन छत्रप भी तो होते हैं ना अलग अलग राज्यों में। तो अब जैसे जब मैं हुड्डा साहब से पूछता हूँ कि एक SRK है, तो बड़े भोले हैं बेचारे, वो तो आपको पता है, बहुत भोले, बहुत इनोसेंट है। कहते हैं जी हाँ SRK मैं जानता हूँ। हमने कहा जानते हैं तो क्या दिक्कत हो रही है? बोले ना कोई दिक्कत नहीं हो रही, अच्छी फिल्में आती हैं उनकी। हमने कहा कि वो कहाँ कौन सी फिल्म में काम करे? अच्छा, हमने कहा कोई कांग्रेस की इंटरनल फिल्म बनती होगी। बोले ना वो तो अभी आई थी ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फिर शाहरुख खान, इतने हैं। हमने कहा हुड्डा साहब आप इतने इनोसेंट हैं, इतने भोले हैं, तो SRK, तो S तो शैलजा जी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन R रणदीप जी और K किरण जी का तो पत्ता ही साफ हो गया। श्रुति को टिकट ही नहीं मिला। वहाँ हुड्डा साहब के खासम खास राव दान सिंह जी को टिकट मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बातें कई बैलेंस करने का प्रयास किया गया और SRK तो आपकी ही देन है, मीडिया ने ही क्रिएट किया हम तो सिर्फ आईना है। हम सब अपना फीडबैक देते हैं। रही बात किरण जी की, श्रुति जी वहाँ से MP रही और चौधरी बंसीलाल जी का वहाँ पर वर्चस्व रहा, उनकी लेगेसी है एक, तो उसको संभाल के रखा हुआ है। तो ऐसे लगा कि इस बार वो ना लड़ें, श्रुति जी ना लड़ें और आगे आने वाले समय में विधानसभा में श्रुति जी चुनाव लड़ें। तो फिर किरण जी तो सिटिंग MLA हैं। अच्छा, तो मतलब एक तो शाम से लड़े और एक कोई और भी जगह जहाँ से मतलब MP ना रहे, MLA का चुनाव, MLA का ये उनको समझाया गया ये एक है बात। आज जब हम अभी यहाँ बातचीत कर रहे हैं ना, यहाँ जमघट है, तो एक जमघट भिवानी में भी लगी हुई है और वहाँ पे किरण जी आगे की पॉलिटिक्स और आगे की रणनीति पे बात कर रही हैं। हालांकि कल रात से तो बहुत चर्चा हो गई कि कई लोग नड्डा साहब के टच में हैं, तो 10 तरह की बातें हैं। ठीक है, अब जब तक वो हो ना जाए तब तक कहा नहीं जा सकता, लेकिन किरण जी बहुत नाराज हैं। देखो बात ये है कि श्रुति जी वहाँ से एक बहुत ही प्रबल दावेदार रही हैं। जैसा मैंने कहा, उनके परिवार की भी एक लेगेसी रही है और श्रुति जी वहाँ से MP पहले भी रही हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हाईकमान ने जो फैसला किया वो एक अलग था और लंबे समय से साथ दिया होता है, तो वो इंतज़ार करते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए नेता जो हैं वो आएँ, हमसे बात करें, दिशा निर्देश दें। ये स्वाभाविक बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी पार्टी के सिपाही हैं, हम सब पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी में रहते हैं। मैं अपनी बात आपको याद दिलाना चाहूँगी कि 89 में मेरा टिकट कटा कहूँ या मुझे नहीं मिला, कटा तो कहना आसान नहीं होता, तीनों एक ही चीज़ है, कटा या कटवा दिया गया। ये शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी का फैसला ही होता है हमें देना, पार्टी का फैसला ही होता है किसी को भी देना। तो 89 में मुझे टिकट नहीं मिला था, तो तब भी मैं पार्टी में रही, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर 91 में फिर मिल गया मुझे। तो ये सब चीज़ अपनी मित्र, अपनी बहन किरण चौधरी जी को समझाया आपने? नहीं, वो खुद समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। राजनीति उनके भी खून में है, श्रुति जी के खून में है, एक अच्छी लेगेसी वो संभाले हुए। कैप्टन अजय यादव वो मंच पर राहुल गांधी को पर्ची वर्ची दे रहे हैं आजकल की। देखिए, वो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, तो और वो जो वहाँ पर बात भी थी, जो मंच भी था, कुछ भी बात वो दे सकते हैं राहुल जी को, कुछ भी बता। मुझे याद है पूरे कांग्रेस में हरियाणा में 10 सीटें हैं, 2 लोग थे जो बहुत एक्टिवली काम कर रहे थे कि मुझे चुनाव लड़ना है। एक तो श्रुति चौधरी, किरण चौधरी, दोनों पिछले कई महीनों से कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो कैंपेन ना कर रही हों, लोगों के बीच ना जा रही हों और लोकसभा चुनाव की तैयारी ना कर रही हों। दूसरे एक कैप्टन अजय यादव थे जो अपना गुड़गांव में एक दफ्तर भी खोला और एक्टिवली काम कर रहे थे। हालांकि बाद में वो थोड़े से इमोशनल हैं तो हर्ट हो जाते हैं कई बार, तो फिर बंद कर दिया, फिर खोला, मतलब वो चलता रहा। तीसरा कोई था नहीं जो इतना प्रोमिनेंटली ये कहे कि मैं फलानी जगह से चुनाव लड़ूंगा या टिकट की दावेदारी करे। और इन दोनों के, एक का तो कट ही गया, दूसरे के ऊपर भी संकट है
सुना है कि राज बब्बर नाम का संकट उनके ऊपर मंडरा रहा है, या जितेंद्र भारद्वाज नाम का कोई संकट मंडरा रहा है। तो ये दो जो बहुत इच्छुक थे चुनाव लड़ने के लिए, वो मायूस है। एक तो कट ही गया, दूसरे का पता नहीं क्या होगा। नहीं, मायूसी की कोई ऐसी बात नहीं है। राजनीति में कभी अगर एक कदम पीछे होता है तो दो कदम आगे भी होते हैं। तो अभी आगे बहुत बढ़िया फ्यूचर है श्रुति जी का। तो अभी थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, मशवरा ये है। देखो, इमोशनल होना मैं फिर आपको अपने ऊपर ले जाऊंगी, अच्छा तो नहीं लगता कि हर चीज़ अपने ऊपर ले आए, लेकिन अनुभव तो अपना होता है। जब 89 में मैंने चुनाव नहीं लड़ा तो मुझसे ज़्यादा हमारे लोग इमोशनल थे, और यही कारण था कि हालांकि हम 89 का चुनाव आम चुनाव था, वो हम हार गए सिरसा से, लेकिन 91 में मुझे खुद राजीव जी ने बुलाकर टिकट दिया, क्योंकि वहाँ के लोगों की आवाज़ थी। और ये भी मैं बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि 91 में पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतों से सिरसा के लोगों ने मुझे जिताकर भेजा था। तो ये समय समय की बात होती है, ज़िंदगी में भी और राजनीति में भी उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, तो वो हम समझते हुए ही राजनीति में आकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्या ये सही है कि कुछ लोग आपको अम्बाला से चुनाव लड़वाना, हालांकि अम्बाला और सिरसा दोनों आपके लिए बराबर ही है, मतलब दोनों जगह से आपको इक्वल सपोर्ट है, लगाव है, बल्कि अम्बाला के लोग थोड़े से आपसे नाराज़ हो जाएंगे कि आप सिरसा क्यों चली गई। ये कई बार संकट आता है कि इमोशनल अटैचमेंट जब लोगों के साथ हो। लेकिन क्या ये सही है कि कांग्रेस का एक धड़ा, और नाम मैं तो आपको पता है मैं बड़ा रूखा आदमी हूँ, मैं नाम ही ले लेता हूँ, हुडा कैंप ये बड़ा चाहता था कि आप अम्बाला से ही चुनाव लड़ें, और उसके पीछे कुछ ना कुछ क्यों वो एक रामविलास शर्मा पिछले जींद बाई इलेक्शन में कह रहे ना, कांटा निकाल दिया टाइप का। मेरा देखो, मेरी राजनीति अपनी है, कौन किसका कांटा निकाल सकता है, क्या कर सकता है, कौन किसको कांटा समझे, ये बात नहीं। राजनीति में सब अपना अपना दम रखते हैं, और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हरियाणा में दम रखने वालों में मेरा नाम इसलिए आता है क्योंकि मेरे पिताजी ने एक दिन के लिए भी पार्टी नहीं छोड़ी, ना मैंने कभी पार्टी छोड़ी, ना पार्टी छोड़ने के बारे में सोचा। चाहे तो कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हों। हाँ, उसमें क्या बात है, वो आते ही हैं, वो आते हैं। चुनाव हम हारते भी हैं, जीतते भी हैं। अब पिछली बार जैसे 2019 में हम सभी लोग बुरी तरह से हारे, इंक्लूडिंग साफ हुआ, मतलब सारे स्टॉलवर्ड्स जो है हरियाणा के सब मैदान में थे, सब हारे और सब धाराशायी हुए, इंक्लूडिंग भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सोनीपत, झज्जर, रोहतक गढ़ कहा जाता है। हाँ। अपने गढ़ से हार गए। बिल्कुल, दोनों हारे थे और हम हारे। मैं भी बहुत ह्यूज मार्जिन से, ऑलमोस्ट 3.5 लाख से हारी। तो ये देखिए राजनीति का हिस्सा है, तो ये हमको और ज़्यादा ह्यूमिलिटी सिखाता है, नम्रता सिखाता है कि लोगों के बीच में, लोकतंत्र में सर्वोपरि लोगों का मत है, हमारी बात नहीं होती। हम तो लोगों के बीच में जाएं, जितने नरम होकर जाएंगे लोग उतना ही। मैं तो अपने सभी साथियों को कहती हूँ कि देखो, लोकतंत्र की यही ब्यूटी है। जब हम वोट मांगने जाते हैं तो हम मांग रहे हैं तो हाथ जोड़कर मांगे, नम्रता से मांगे, कोई दबाव से वोट ना मांगे। तो दबाव की राजनीति कभी नहीं चलती, लोगों के साथ प्यार की राजनीति चल सकती है, नम्रता की राजनीति चल सकती है। और यही बात मैं इसको एक और पहलू इसमें लाना चाहूँगी कि नम्रता से जो हम यहाँ तक आए हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी से जब मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का की बोली आप देख लीजिए और कांग्रेस के नेताओं की बोली आप देख लीजिए, आपको दिन रात का फ़र्क मिलेगा। हमारा लोकतंत्र में विश्वास है, पार्टी में भी और बाहर। ठीक है, इस मसले से 1-2 सवाल है मेरे करके फिर जरा नेशनल पॉलिटिक्स पे चलते हैं, और गारंटी और 400 पार। ये जो आप नम्रता, विनम्रता, ये वाली जो दबाव की राजनीति नहीं, ये आप मुझे बता रही थी या मेरे बहाने हरियाणा में किसी और को भी बताना चाह रही थी? सबको बता रही हूं। रोहतक, सोनीपत में भी किसी को बताना चाह रही थी, या ये सिर्फ मेरे लिए था? ऐसा है, कई बार होता है ना कि आदमी गोली इधर मारता है,
घायल कहीं और हो जाता मैं है। तो सीधा बोलती हूँ, मुझे कोई और बोली बोलनी नहीं आती है। बात यह है कि एक वो है ना, कहावत है कि अगर टोपी आपके सिर पे फिट होती है तो ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, मतलब आप पहन ये लीजिए। ना ना ठीक है, फिर कहीं और भी फिट हो रही है। आपको ये लगता नहीं है ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि ठीक है, बीजेपी के खिलाफ आप लोगों का भी, जो मैं SRK कहता हूँ, बेवजह तो कोई कहता नहीं है, आप लोग शैलजा जी का, रणदीप जी का, किरण जी का एक बड़ा मैसिव कैंपेन चला आप तीनों का, उधर हुडा जी भी चल कर रहे थे अपना, ठीक है, पार्टी में दो खेमा है तो चलता रहा। आपको लगता नहीं है कि जब आप लोग स्कैटर्ड, डिवाइडेड, जब पब्लिक में जाती हैं, सब लोग तो कांग्रेस के लिए ही वोट मांगता है, ना हुडा जी बीजेपी के लिए मांग रहे हैं, ना आप लोग बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं, लेकिन आपको रिस्पांस भी मान लीजिए मिल रहा है। हरियाणा में, अभी तो पूरे देश की बात ना करें, हम सिर्फ हरियाणा की बात करें, हरियाणा में बतौर अपोजिशन कांग्रेस की स्थिति सुधर सकती थी अगर ये सब लोग यूनाइटेड होते। लेकिन व्यक्तिगत वो सब मतलब वो कहते हैं ना वर्चस्व की लड़ाई, उस फेरे में कांग्रेस का बंटाढार हुआ पड़ा है हरियाणा में। मैं आपसे ये आप फील नहीं करती हैं? मैं आप बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आज के दिन हरियाणा में और देश में कोई विकल्प है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हमने सब ने काम किया है मिलकर, सभी कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पर काम किया है, लोगों के बीच में हम गए हैं। कोई किसी तरह से जाता है, कोई किसी तरह से जाता है। हमने यात्रा की, हमने लोकसभा की बात की, हमने राहुल जी की बात की, राहुल जी की यात्रा चल रही थी, उनका संदेश हम लोगों के बीच में लेकर गए हैं, कोई किसी ढंग से, कोई किसी ढंग से। और मैं ये समझती हूँ, लेकिन यूनाइटेड तो नहीं है ना। देखो सब हर जगह अलग अलग ढंग से होता है। एक मुझे जगह याद है कि जींद बाई इलेक्शन था, नॉमिनेशन का दिन था, है ना, तो मैंने कहा भी, तब कुलदीप बिश्नोई आपके यहाँ युवा करते थे, तो मैंने कहा कि एक लंबे अरसे के बाद ये कांग्रेस के जितने स्टॉलवर्ड्स हैं, जितने रणबांकुरे हैं, ये सब एक साथ यहाँ खड़े हैं। पूरे शोले फिल्म की सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो सब के सब हैं। उसके बाद मैं बात याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या जींद बाई इलेक्शन में नॉमिनेशन के बाद क्या ये सब लोग कभी एक साथ एक मंच पर कभी दिखे क्या? तो एक साथ एक मंच पर दिखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सब अपने अपने क्षेत्र में या कमिटमेंट्स के कारण इधर उधर बिज़ी होते हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं है, वरना सब एक ही जगह कंसंट्रेट हो जाएंगे। हम भी वर्कर्स के साथ सब यही बात करते हैं कि आप अपना अपना एरिया संभालिए। सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो बाकी की जगह तो खाली हो जाएगी। लेकिन अगर भिवानी में कोई कार्यक्रम हो रहा हो, हुडा साहब भिवानी में कार्यक्रम कर रहे हो, किरण चौधरी जी भिवानी के बगल में अपना अलग कार्यक्रम कर रही हो, तब तो ये सवाल उड़ जाता है ना लोगों के जहन में। है तो कांग्रेस के ही प्रोग्राम। चलिए ठीक है, मुझे पता है आप बोलेंगे नहीं, हर चीज़ बोले ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन पब्लिक तो पब्लिक है, वो सब समझती है। हम जरा आ जाते हैं नेशनल पॉलिटिक्स पे। आप लोग इंडिया गठबंधन बहुत जोर शोर से, इंडिया गठबंधन बहुत जोर शोर से कवायद चली, लेकिन जिस तरीके से वो सिरे चढ़ना चाहिए था उस तरीके से वो चढ़ नहीं पाया। कई जगह स्कैटर्ड वे में, कुछ पॉकेट्स में, कुछ स्टेट्स में आपका गठबंधन तो हो गया, लेकिन ऑन अ लॉट लार्जर कॉन्टेक्स्ट, है ना, नेशनल फोरम पे या उस रूप में वो हो नहीं पाया। अगर वो होता तो शायद ज़्यादा बेहतर नहीं होता, क्योंकि लोकल इश्यूज इस तरह के मसले में वो आड़े आते हैं। लोकल इश्यूज़ अहमियत भी रखते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो रीजनल पार्टीज़ हैं, वो नेशनल पार्टीज़ नहीं हैं। तो अपने अपने राज्य में सबका अपना वर्चस्व भी होता है या उनका अपना प्रभाव क्षेत्र होता है, तो सब अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में या अपने स्टेट में काम करते हैं। नेशनल पार्टीज़ बहुत कम हैं
तो सब मिलकर इच्छा है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, जो लोगों को, देश को पीछे लेकर जाती है, उसके खिलाफ हम लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लाइक माइंडेड हैं। तो कुछ कॉमन बातें हैं जो इकट्ठा हैं, जो भाजपा की नीतियों से, भाजपा की विचारधारा से मेल नहीं खाती, वो कॉमन बातें हैं। लेकिन इसके अलावा अब जैसे जहाँ ये बात भी देखी गई कि अलग अलग राज्यों में स्थिति अलग है। पंजाब में हमारा नहीं है गठबंधन, वहाँ के नेताओं से पूछा गया तो वो सारी बातें हुई। हरियाणा में हमारा गठबंधन है, राजस्थान में हमारा अलग गठबंधन भी है। तो ये देखकर ही सारे फैसले हुए और लोगों को मालूम है कि चैलेंज कौन दे रहा है। हर जगह अलग अलग विचारधारा इनको चैलेंज कर रही हैं, तो ये इसके लिए हम सब इकट्ठा हैं। अभी मैं देख रहा था जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो एनडीए के लीडर भी हैं, वो कह रहे थे कि 2014 उम्मीद का इलेक्शन था, 2019 विश्वास का इलेक्शन था और 2024 गारंटी का इलेक्शन है। वो कह रहे इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री के तौर पे काम करने के बाद, 10 साल प्रधानमंत्री के तौर पे काम करने के बाद अब मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो कह रहा हूँ वो हो जाएगा। उम्मीद के बाद विश्वास और विश्वास के बाद अब गारंटी। 2024 का चुनाव गारंटी का नहीं, फिर से जुमलेबाजी का चुनाव है। जो गारंटी इन्होंने, जिस विश्वास की ये बात कर रहे हैं, जनता आज इनसे पूछ रही कौन सा विश्वास, आप बताइए। आपने कहा था काला धन खत्म हो जाएगा, आपने नोटबंदी की, उसका क्या नतीजा निकला? क्या कैश देश से खत्म हो गया है? पहले से ज़्यादा कैश सर्कुलेशन में है देश में। आपने कहा था कि लाखों करोड़ों रुपया विदेशों में रखा है काला धन, हम वापस लेकर आएंगे। भूल गए वो बात? बल्कि आज के दिन तो लोगों के सामने है। जब से एनडीए सरकार आई है, पलायन हो रहा है। जो काले धंधे करते थे वो देश आराम से छोड़ कर बाहर गए हैं, बाहर बैठे हैं, अपनी लग्जरी की ज़िंदगी बिता रहे हैं। इस सरकार ने क्या किया उन्हें वापस लाने का? इस सरकार ने क्या किया काला धन वापस लाने का? इस सरकार की, मोदी जी की गारंटी थी 15 से 20 लाख रुपया हर एक की जेब में देंगे। क्या हुआ उस गारंटी का? क्या हुआ उस विश्वास का? इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार लोगों को देंगे, युवाओं को देंगे। क्या हुआ उसका? क्या हुआ उस गारंटी का? क्या वो रिपोर्ट कार्ड सामने रख सकते हैं देश के कि हमने 20 करोड़ रोज़गार दे दिए? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले 20-20, 40-40 हज़ार अपॉइंटमेंट लेटर खुद दे पा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये देश के युवा के साथ मजाक नहीं है तो क्या है। शिक्षा प्रणाली तहस नहस हो गई है। हर जगह आप स्कैम पर स्कैम देखते हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात थी, आप स्वच्छता अभियान की बात करते थे। क्या कहते, कितना आपने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया है अलग अलग जुमलों पर। स्वच्छता अभियान, गांधी जी की ऐनक जगह जगह पेंट की गई, कितना पैसा लगाया आपने इसमें? आप हिसार में ही निकल कर देखिए। मेरी आपसे गुजारिश है शशि जी, आप सच्चाई दिखाते हैं, आप कैमरा यहाँ पर ख़त्म मत कीजिए। आप जब हिसार से निकलेंगे आप कैमरा सड़कों पर दिखाइए कि गंदगी के ढेर कैसे लगे हुए हैं। कहाँ गया इनका स्वच्छता अभियान? कहाँ गई इनके जुमलेबाजी? कहाँ गया इनका विश्वास? सबका साथ सबका विश्वास। किसका साथ चाहिए आपको? आप तो लेडीज़ के, महिलाओं के मंगल सूत्र पर भी टिप्पणी करते हैं। कौन सा विश्वास जीता है आपने? ये बंटवारे की राजनीति, ये देश, ये लोकतंत्र, इसमें विश्वास नहीं रख सकता। अब मोदी जी ये कहते हैं कि जो काम कांग्रेस इतने वर्षों तक नहीं कर पाई, 370 का मसला था, राम मंदिर का मसला था, बहुत सारे ऐसे मसले हैं, है ना, 3 तलाक का मसला था, जिसको कांग्रेस हिम्मत नहीं कर सकती थी छूने के लिए, और देश की भलाई के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए ज़रूरी था, वो सब किया है। बोल रहे हैं कि इस बार जब आऊँगा तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 लॉ टाइप की जितनी चीज़ें हैं वो सब इम्प्लीमेंट होंगी।
देखिए, ये फिर वही बातें आ जाती हैं कि लोगों आप को 370 के खिलाफ तो, हटाने के खिलाफ तो अब तो होंगे हो नहीं, गई खत्म बात, है ना? वो राम तो बात ही मंदिर खत्म हो सब गई। हो गया। अब राम मंदिर है, लेकिन राम मंदिर को आप ऐसा सिंबल क्यों बनाते हैं? राम हर एक के दिल में है। आप मुझे बता दीजिए, क्या मैं आपको बताऊंगी, क्या मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगी भगवान राम का? भगवान राम तो अनंत हैं, पहले थे, आज हैं, रहेंगे। आप और हम और ये सृष्टि रहे ना रहे, भगवान राम रहेंगे। मंदिर मस्जिद रहे ना रहे, ऊपर वाला रहेगा, भगवान रहेगा। तो कृपया उसको आप और हम अगर सर्टिफिकेट देने का प्रयास करें, ये हम भगवान के साथ नहीं, मानवता के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। भगवान के नाम को ऐसे खराब ना करें। भगवान राम हमारे सबके हैं, आपका मार्का नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि भगवान राम के नाम पर आप लोगों को जिस तरह से बरगलाते हैं, उनको एक सिंबल बना रहे हैं। भगवान राम क्या सिंबल है राजनीति में? कभी कुछ आप इवेंट करते हैं, कभी कुछ। क्या भगवान राम के नाम पर इवेंट किए जाते हैं? जब शंकराचार्य खुद बोलते हैं कि हम किस लिए जाएं वहाँ पर, क्या ताली बजाने जाएं? तो शंकराचार्य जी की भी तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कुछ महत्ता है। आपने मंगलसूत्र की बात की। कई बार मुझे लगता है कि कांग्रेस के ही लोग बीच चुनाव में, चूंकि इलेक्शन बड़ा इमोशनल खेल होता है, बड़ा इसका उसका गुणा भाग है, गणित है। श्याम पित्रोदा का एक स्टेटमेंट आ गया, एएनआई पे बाइट आ गई, है ना, जिसमें वो अमेरिका के, यूएस के कुछ स्टेट्स का जिक्र कर रहे हैं कि जो आप पैसा जो आप धन अर्जित करते हैं, या जो भी आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, या जो भी कमाते हैं, वो आपके आगे के जनरेशन पे सिर्फ 45% ट्रांसफ़र होगा या 55 होगा, बाकी सरकार ले लेती हैं। अब उसको लेकर के बीजेपी के लोग लगातार हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ये मंगलसूत्र की, इसकी उसकी बात कर रहे हैं, तो देख लीजिए कि कांग्रेस वालों की सोच क्या है, और ये आए तो क्या कर देंगे। शशि जी, मुझे एक बात बता दीजिए कि मोदी जी की क्या पोजीशन है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और सैम पित्रोदा जी की, तो उनकी तुलना करना चाहेंगे आप? मोदी जी के साथ तुलना कर रहे हैं। आपके इतने नेता कुछ ना कुछ बोल देते हैं, किसको कितनी। अब जब ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मुद्दा विहीन हो चुकी है, तो ये ढूंढते फिर रहे हैं कि शैलजा ने क्या कह दिया, शशि जी ने क्या कह दिया, किसने क्या कह दिया, संदीप जी ने क्या कह दिया, चौहान जी ने क्या कह दिया। तो इनकी बातें ढूंढते फिरते हैं कि हम किस बात को उछालें, जब बात है नहीं। राहुल जी न्याय की बात करते हैं, उस पर आप जवाब दीजिए ना। आपने जो इतने सालों की इतनी गारंटी की जो बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, उसका जवाब दीजिए ना। आप इन बातों में क्यों देश को उलझा रहे हैं? आप जब मंगलसूत्र की बात करते हैं, महिलाओं के मान सम्मान की बात है ये, और आप उस पर भी ऐसी टिप्पणी करते हैं, उसका जवाब दीजिए ना। आप कहाँ से ये बातें ला रहे हैं विदेशों से ढूंढ ढूंढ कर? असली मुद्दे पर आइए, असली बातों का जवाब दीजिए। आप बताइए देश के साथ आप क्या कर रहे हैं? इन बातों में देश को उलझाने का प्रयास ना करें। ये देश इन सब बातों को अच्छी तरह से समझता है। वो तो कहते हैं कि असली बात ये है कि बीजेपी इस बार 400 पार, हाँ, 400 पार, और कांग्रेस का खात्मा। बिल्कुल, खात्मा इनका सपना रहा और सपना रह जाएगा। कांग्रेस का खात्मा, हमारी विचारधारा को आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस जन जन में बसी हुई है। देश को आज़ादी दिलाने वाली विचारधारा जिंदा है, और ये विचारधारा जिंदा रहेगी, और ये आपका सपना रह जाएगा। कभी आप 75 पार कहते थे तो 40 पर आकर टंगे, अब आप 400 कह रहे हैं, तो आप देख लेंगे कि 100-200 में उलझ कर रह जाएंगे। आपने 75 पार की बात की, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व में मतलब मनोहर लाल जी, इन दोनों से मैंने इसी कार्यक्रम में थर्मामीटर उनको भी लगाया। मैंने कहा कि आपने, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 6 उधार के, फिर भी नारा 400 पार के, तो मैंने अशोक तंवर जी का जिक्र किया, जो आपके अभी ओपोनेंट हैं, सिरसा से बीजेपी के टिकट पर हैं। किसी ज़माने में आपके ये छोटे भाई आपके साथ ही थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष थे। तो बीजेपी के नायब सैनी जी, जो मौजूदा मुख्यमंत्री, और मनोहर लाल जी ने
इन दोनों ने कहा कि कांग्रेस दलितों का कितना सम्मान करती है, ये अशोक तंवर क्लासिक एग्जाम्पल है। ये वो पार्टी है जिसने उनको बना के जलील किया। ये वो पार्टी है जिसने अपने अध्यक्ष का गर्दन तोड़ दिया। अब वो छटपटा रहे थे तो फिर उनकी तो दर्द की कहीं कोई सुनवाई थी नहीं वहाँ। फिर उन्हें हम अपने यहाँ लेकर के आए, उनका दर्द देखा नहीं गया, दलितों का अपमान देखा नहीं गया। फिर हम उनको लेकर के आए और देखिए हमने इतनी इज्जत दी है कि हम सिरसा से चुनाव भी लड़वा रहे हैं बीजेपी के टिकट पे। आप मुझे ये बताइए, मान सम्मान की जो आपने बात की, वहाँ से एक सिटिंग एमपी थी, महिला थी, दलित वर्ग से आती थी, आपने उनको क्यों काटा? क्या महिलाओं के साथ, दलित महिला के साथ ऐसा किया जाता है? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। और ये बात आपने सही कही कि छः उम्मीदवार इनके इम्पोर्टेड उम्मीदवार कांग्रेस से लिए हुए, क्योंकि ज़मीन पर इनका कुछ है नहीं, तो ये इधर से उधर से लेकर ऐसा अपना काम चलाते हैं। और अपनी पार्टी में महिलाओं को, दलितों को कितना सम्मान दे सकते हैं, उसकी मिसाल आप देख सकते हैं जो इन्होंने सिटिंग एमपी की टिकट काटी। खट्टर साहब कहते हैं कि तंवर साहब उनके भांजे हैं। बोले पहले मुझे पता नहीं था, उनकी माँ जो है वो उनके गांव से हैं, तो भांजे का दर्द देखा नहीं गया। भांजा तड़प रहा था, कांग्रेस वाले तड़पा रहे थे। फिर भांजे को कहा कि भांजा इधर उधर नहीं, अब तुम इधर आ जाओ, मामा है तुम्हारा, है ना। और ये मामा कंस नहीं है, ये मामा वो वाला मामा है जो तुम्हें सुरक्षा देगा, तुम्हें मान देगा, तुम्हें सम्मान देगा। देखिए, नई नई डिस्कवरी हो जाती हैं चुनाव में, कौन किसका रिश्ता कहाँ पर बन जाए वो तो आप देखते ही हैं। कभी कोई कहीं जाकर कहीं का कुछ बन जाता है, कुछ बन जाता है। राष्ट्रीय लेवल से आप देख लीजिए, स्टेट लेवल तक वही बात है जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, बंगाल गए तो बंगाल के हो गए, वहाँ बनारस गए तो बनारस के हो गए, और अपने घर में अपने यहाँ सब कुछ भूल गए। तो ये बातें, वही चीज़ें हरियाणा में यहाँ के उनके नेता उसी बात को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो राजनीति में दिखावा करने में माहिर। अच्छा, सिरसा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग दोनों भाई, अशोक तंवर जी भी, मैं तो कई बार कहता हूँ कि अशोक तंवर को अशोक तंवर बनाया कांग्रेस ने, तो आप भी उनको बहुत अच्छे से जानती हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोनों एक दूसरे के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को भी समझते हैं, जानते हैं। अब अशोक तंवर जी कह रहे हैं कि ठीक है, बहन जी आ गई हैं, कुमारी शैलजा जी, तो बड़ा स्वागत है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। 4 तारीख को बड़ी पीड़ा होगी जब बहन जी हार करके यहाँ से जाएंगी। हैं तो वो बहन ही बड़ी, लेकिन अब क्या करें, चुनाव है तो अब तो मतलब पब्लिक तय करती है। लेकिन मैं जीत जाऊँगा उसकी खुशी तो रहेगी, लेकिन मेरी बहन, बड़ी बहन हार जाएंगी मुझसे, और वो भी 5-6-7 लाख वोट से, तो वो मुझे उस बात का दुख भी रहेगा। बड़े मतलब इमोशनल हैं तंवर साहब आपको लेकर के। कह रहे हैं बताइए, बड़ी बहन को हरा करके भेजना पड़ेगा, अब विवशता है, ये धर्म युद्ध है। राजनीति में कौन क्या कहता है, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मेरा एक असूल रहा है शशि जी, ये आपके प्रवोक करने से भी मैं प्रवोक नहीं होंगी। मेरा असूल ये है कि किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी हो ना मैं खुद करती हूँ, ना मैं किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी का जवाब देती हूँ। हम लड़ाई जो लड़ते हैं, राजनीतिक लड़ाई है, हमारे कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम सिरसा के लोगों की लड़ाई इस चुनाव में लड़ रहे जब आप हैं। सिरसा उससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। सिरसा में जब आप लड़ेंगी चुनाव, मतलब आपका कैंपेन अब शुरू हो गया, तो वहाँ जाकर के सिर्फ नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार की बात करेंगी कि एक पहलू तो ये भी होगा ना कि आपके सामने कैंडिडेट कौन खड़ा है, तो उसका भी तो जिक्र होगा, या उसका जिक्र करेंगे ही नहीं आप? मैं नहीं कभी करती, आप शायद, मेरा लंबा राजनीतिक जीवन मतलब रहा ये है। तो बताएंगे ना, तो सिर्फ पार्टी बेसिस पे होगा, या आप देख ये लेंगे। बताएंगे कि ये इतने सारे कैंडिडेट हैं,
तो लोग वोट कुमारी शैलजा को इसलिए दें कि शी इज़ द बेस्ट, वो जितने कैंडिडेट हैं उनमें सबसे अच्छी हैं। शशि तो ये जी, बताना पड़ेगा कि दूसरे वाले शशि जी, गड़बड़ कैसे है। हम अपना चुनाव अपने हिसाब से लड़ते हैं, किसी के और के कहने से या उनके स्क्रिप्ट लिखने से नहीं लड़ते। तो आपका एजेंडा क्या होगा जब आप सिरसा में हमारा चुनाव? एजेंडा देखिए, एक तो विचारधारा का है, ये नेशनल इश्यूज पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और ये लोकसभा का चुनाव, हमें दिल्ली में व्यवस्था बदलनी है, क्योंकि देश पर जो विचारधारा थोपी जा रही है वो देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये आपने जगह जगह देखा, बार बार देखा। मुद्दे बहुत हैं, मैंने कुछ का जिक्र किया। इसके साथ साथ जो स्थानीय बात होती है, जो एक सांसद बनता है वो अपने क्षेत्र की भी बात करता है। दिल्ली में जाकर या जहाँ से भी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए उनकी लड़ाई लड़ता है और अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है। ये मेरा एजेंडा है कि हमने विकास पूरी तरह से करना है, सिरसा के लोगों के लिए हमने काम करना है, चाहे उनका एक छोटे से छोटा काम हो उसके लिए हमेशा हमको प्रयास करना है, या केंद्र लेवल का कोई काम हो उसके लिए हमने प्रयास करना है। तो सिरसा के लिए, सिरसा के लोगों के लिए पहले भी हमने काम किया और आने वाले समय में भी हम काम करेंगे। और उसके अलावा विचारधारा की लड़ाई हमारे गरीबों की, दलितों की, पिछड़े की, किसान की, मजदूर की लड़ाई हमने लड़नी है, हमारे बेरोज़गार युवा की लड़ाई हमने लड़नी है, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई हमने लड़नी है, हर वर्ग की लड़ाई हमने लड़नी है। तो ये जो आप जिक्र कर रही थी कि दलित भी, महिला भी, पार्टी ने टिकट काट दिया, नौकरी, वो एक जगह कह भी रही थी सुनीता दुग्गल कि मेरी तो नौकरी भी गई और टिकट भी नहीं मिला, तो मुझे तो दोनों, तो उनसे, उन जैसे तंवर साहब को ढूंढ लिया खट्टर साहब ने कि भांजा है, हमारे गांव का ही है। तो सुनीता दुग्गल जी के दर्द पर कुछ मलहम, कुछ आपने कुछ भेजा हो? देखो, बात ये है कि एक महिला का दर्द समझ सकती है, वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी पार्टी में है, मैं अपनी पार्टी। नहीं, मतलब दर्द होता है तो कई बार बड़ी बहन वो से आकर के मैंने तो विचार विमर्श किया हो। पब्लिकली आपसे बात कह दी है। तो कुछ बातें हैं जो अपने है, जिस पर मेरा विश्वास है, तो मैं तो पब्लिक में कह देती हूँ। बात ये है कि सब अपनी अपनी पार्टी में होते हैं, अपनी पार्टी के जो फैसले होते हैं वो सबके अपने विचार है, मेरा अपना विचार है, वो मैंने व्यक्त किया। ठीक है, तो ये आने वाले जो 20-25 दिन हैं, तो आप सिरसा पे कंसंट्रेट करेंगे या हरियाणा में या कहीं और भी? अभी तो फ़िलहाल देखो चुनाव है मेरा, और सिरसा पर कंसंट्रेट करूंगी, और थोड़ा बहुत होगा तो और जगह, जहां अम्बाला में, क्योंकि अम्बाला से मैं सांसद रही हूं और पिछला चुनाव भी लड़ा, तो मेरी कोशिश होगी कि वहां भी मैं जा सकूं, और कहीं हो सका तो देखेंगे। लेकिन असली फोकस तो अपना चुनाव रहना चाहिए। जो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अपने सभी साथियों को बोलती हूँ कि आप सब जगह घूम रहे हैं, जहाँ आपका इन्फ्लुएंस है वो ठीक है, लेकिन आखिरी लड़ाई हमारी अपने बूथ की है। तो बूथ पर हम मेहनत करें, और वही मैं अपने ऊपर भी लागू करना चाहूँगी कि लड़ाई मेरी सिरसा की है, तो मैं सिरसा पर ज़्यादा ध्यान दूँ। सारी पार्टियों के, आम आदमी पार्टी, नई पार्टी, उसका भी संगठन बन गया बूथ लेवल तक, उसके भी नीचे बन गया। कांग्रेस का संगठन आज तक नहीं बन पाया और बिना संगठन के कई चुनाव लड़ लिए, वो आपसी खींचतान में आज तक नहीं बन पाया। बाबरिया साहब भी, मतलब कई प्रभारी आए और गए, लेकिन संगठन नहीं बन पाया। बाबरिया साहब भी जब नए नए आए थे तो बहुत जोश में थे, अब वो भी लगता है संगठन वाला मसला जो है उनको भी लग गया कि ये सलटेगा नहीं, तो ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये अब आप जब सिरसा में लड़ रही हैं तो संगठन ना होना, क्या आपको लगता है कि अगर रहता तो और बेहतर था? हालांकि हरियाणा कांग्रेस में सभी नेताओं ने अपना एक सिस्टम बना लिया है, या कह लें कि अपना ही संगठन इलाके बेस में बना लिया, लेकिन अगर संगठन रहता तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? देखिए, कोई भी पार्टी हो, संगठन होना तो ज़रूरी होता है, और मैंने ये पहले भी व्यक्त किया कि मुझे इस बात का मलाल है कि मैं भी अध्यक्ष रही और हमारा संगठन नहीं बन पाया।
क्योंकि मैंने हमेशा ये बात समझी है और कहा है कि कार्यकर्ता को पहचान देना भी हमारा फ़र्ज़ है। सिर्फ शैलजा को पहचान मिले या 4-5 और लोगों को पहचान मिल जाए तो हम तो एक लेवल पर हैं, सीनियर लेवल पर हैं, काम करते हैं, करते रहेंगे। पर कार्यकर्ता को पहचान देना बहुत ज़रूरी होता है और संगठन की एक अलग महत्ता है। इसके बावजूद मैं कहूँगी कि हमारा वर्कर मेहनत करता है ज़मीन पर, लोगों के साथ, लोगों के बीच में रहकर, संघर्ष भी करता है, परिश्रम करता है, पसीना बहाता है। और चुनाव है ये हमारा असली और आखिरी इम्तिहान होता है। तो हमारा वर्कर किसी ओहदे का भी मोहताज नहीं है, वो मेहनत अपनी विचारधारा के बलबूते पर करता है और हमारा वर्कर आपको दिखाएगा ये चुनाव में भी कि वो नीचे ज़मीन पर कितना अपनी विचारधारा के साथ, अपनी पार्टी के साथ बंधा हुआ है और वो कैसे मेहनत करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के जुमलों पर मत जाइए, वो प्रमुख पन्ना फलाना ढिमकाना, हमने तो ये सारे पन्ने उड़ते हुए देखे हैं और आप इस चुनाव में भी देखेंगे कि हमारा कार्यकर्ता ज़मीन पर काम करके आपको दिखाएगा और हम चुनाव जीतेंगे। आखिरी सवाल, 10 सीटें हैं हरियाणा में और एक उपचुनाव है करनाल में, तो 11 हो गए। आप क्या देखती हैं 4 जून को दोपहर 12 बजे? मुझे लगता है कि जिस इतना तरह कॉन्फिडेंस है कि लड्डू का ऑर्डर आज के दिन दे दिया जाए ये काम या 4 जून को 12-1 बजे तक का वेट किया देखो, जाए? हमारे कार्यकर्ता बहुत संयम वाले हैं। जहाँ उनको जीत साफ नज़र आती है वो फिर भी मेहनत उतनी ही करते हैं, उससे ज़्यादा करते हैं। जहाँ उनको लगता है कमज़ोरी है वहाँ जाकर और मेहनत वो करके उसको ऊपर उठाते हैं। तो हम संयम वाले लोग हैं और 4 जून को आप देखेंगे कि हरियाणा में आप उसी तरह का, और पूरे देश भर में आप देखेंगे हरियाणा में एक अलग अंडर करंट है। और मैं आपको शशि जी याद दिलाना चाहूँगी कि जब 2019 में चुनाव में हम गए थे, महीना पहले ही हमारी पार्टी में फेरबदल हुआ, मुझे बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष। तो जब हम चुनाव में गए तो लोगों को था और लोग आम कहते थे कि आप तो डबल डिजिट में भी नहीं आएंगे, पार्टी इतना नीचे है, ये 75 पार पर हैं, इतनी बातें कही जाती थी। लेकिन हम 31 पर आए ना। एक भी मीडिया का साथी आप बता दीजिए जिसने कहा हो कि हम इतनी सीटें लेंगे। 31 पर आए, कुछ सीटें हमारी रह गई, ये 40 पर मुश्किल से पहुँचे थे, हाँफते 40 पर पहुँचे ये, और फिर सरकार मिलजुल कर बनाई। अंडर करंट को आप पहचानिए आज हरियाणा में, देश में हर फेज़ के बाद आपको नज़र आएगा कि इनका हश्र वही होगा जो 2019 में आपने देखा जो रह गया, लेकिन इनका हश्र वो होना है जो इंडिया शाइनिंग के साथ हुआ था। सरकार हमारी बनेगी, हरियाणा में हम 10 की 10 सीटें, हमारा गठबंधन जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी 4 जून का इंतज़ार करेंगी, हम भी करेंगे, बाकी पूरा हरियाणा, पूरा देश इंतज़ार करेगा। मतलब देश पे तो कई देशों की नज़र होगी। हाँ, बहुत विदेशों में भी है। कुल मिलाकर के 4 जून को 12-1-2 बजे तक तो तस्वीर साफ ही हो जाएगी कि दिवाली कहाँ, दिवाला कहाँ। बहरहाल समय देने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और कुमारी शैलजा जी हैं, बहुत नपी तुली भाषा में बात करती हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन। अब ये कह रही थी कि आप कितना भी प्रवोक करेंगे तो मैं वो नहीं बोलूँगी, है ना। उसमें मैं जोड़ देता हूँ कि आपकी हेडलाइन बन जाए। सवाल प्रवोक करने का नहीं है, हमारा काम तो थर्मामीटर लगाने का है। हम थर्मामीटर लगाएंगे, आप टेम्परेचर नोट करेंगे, बीपी कहीं और बढ़ेगा, बढ़ने दीजिए, हम भी इंतज़ार करेंगे 4 जून का, आप भी कीजिए। बाकी देखते हैं 12-1 बजे पूरे हिंदुस्तान में और हरियाणा में 4 जून को माहौल क्या रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी। और अभी आप देख रहे थे थर्मामीटर दिल्ली वाला। ये थर्मामीटर लगाने का दौर अभी जारी रहेगा, हर दिन टेम्परेचर नोट कीजिए। और 25 तारीख को यानी 25 मई को
कई लोग ये कहते हैं कि मुझे न कांग्रेस पसंद, न बीजेपी, न ये न वो, हम तो वोट देने नहीं जाएंगे। नहीं, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अदालतें भी अब इस पर गौर कर रही हैं कि किसी कंस्टिट्यूएंसी में अगर नोटा का वोट सबसे ज़्यादा आ गया तो उस पूरे इलेक्शन को उस वहाँ का कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो जीत नोटा की अगर हो गई तो तस्वीर बदल जाएगी। और ये हमारा आपका अधिकार है। सिर्फ घर बैठ कर करके भला बुरा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, नेताओं को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ, चुनाव में वोट दीजिए, जो मनपसंद कैंडिडेट है आपका आप उसको दीजिए, कोई पसंद नहीं है नोटा दबाइए, और चुनाव के बाद भी इन नेताओं पे और पार्टियों पे नज़र रखिए। ये सब जो सरकारें बनती हैं वो हम बनाते हैं। इस बात को जिस दिन वोटर समझ लेगा उस दिन हिंदुस्तान की तस्वीर बहुत बदलने लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी।